प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आंसर है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, और वह ऐसे कृत्रिम सूत के से कपड़ा बनाते आ रहे हैं जिसका उत्पादन भारत में केवल 100 कंपनी करती है। द भी 100 की इस कृत्रिम सूत से कपड़ा बनाना आरंभ कर देता है। द के इस उत्पादन को बंद करने के उद्देश्य से और वह एक संविदा 100 से कृत्रिम सूत के सारे उत्पाद को 5 साल तक खरीद लेने के लिए कर लेते हैं। क्या द किसी अपकृत्य के लिए ब और स के विरुद्ध वाद चला सकता है? आंसर देख लेते हैं इसका। प्रस्तुत समस्या अपकृत्य विधि के संबंधित सूत्र डैमनम साइन इंजुरिया पर आधारित है। इस सूत्र के अनुसार जब विधिक अधिकारों के उल्लंघन के बिना हानि पहुंचती है तो उसे बिना विधिक क्षति के नुकसान डैमनम साइन इंजुरिया कहा जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित 3 बातें उल्लेखनीय हैं। इसमें वादी के विधिक अधिकारों का अतिउल्लंघन नहीं होता है, इसमें वास्तविक हानि होती है, इसमें वादी नुकसान ही प्राप्त नहीं कर सकता है। जब व्यापार या कारोबार में प्रतिस्पर्धा के कारण किसी व्यक्ति को हानि होती है तो वह उस हानि के लिए नुकसान नहीं प्राप्त कर सकता है। दी गई समस्या में द को कोई विधिक क्षति नहीं हुई है, अर्थात द के किसी विधिक अधिकार का अतिउल्लंघन ब और स ने नहीं किया है। द ब और स के विरुद्ध कोई वाद नहीं चला सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, ख एवं ख एक नगर में पड़ोसी हैं। ख का पिता ग अपने दूसरे लड़के च के साथ गांव में रहता है। ख अपने घर के अहाते में एक छोटा सा कारखाने का व्यापार करता है। इससे शोर होता है। चूँकि ख इससे अभ्यस्त हो गया था, उसने कभी इस पर आपत्ति नहीं की। इधर ग बीमार पड़ गया और दवा कराने शहर आया। वह अपने पुत्र ख के साथ ठहरा। उसे शोर असहनीय प्रतीत हुआ और वह क के विरुद्ध वाद लाया। तर्क सहित निर्णय दीजिए। इसको देख लेते हैं। दी की समस्या अपकृत्य विधि के अंतर्गत प्राइवेट उपताप से संबंधित है। इसमें ग अपने वाद में सफल नहीं होगा क्योंकि प्रतिवादी का कार्य वादी ग के अलावा किसी स्वस्थ व्यक्ति को न्यूसेंस कारित नहीं करता है। प्राइवेट न्यूसेंस की परिभाषा इस प्रकार है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की सुख सुविधा, स्वास्थ्य अथवा संपत्ति में किए गए अनुचित हस्तक्षेप को प्राइवेट न्यूसेंस कहते हैं। प्राइवेट न्यूसेंस का प्रभाव व्यक्ति या व्यक्तियों पर पड़ता है। इसमें प्रतिवादी का कृत्य अवैध होना चाहिए। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं कि प्राइवेट न्यूसेंस के 3 आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, दोषपूर्ण बाधा, व्यवधान या हस्तक्षेप। दूसरा, बाधा, व्यवधान या हस्तक्षेप भूमि के प्रयोग या उपभोग के साथ हुआ हो। तीसरा, क्षति। दी गई समस्या प्राइवेट न्यूसेंस उपताप के पहले आवश्यक तत्व पर आधारित है, जिसके अनुसार बाधा, व्यवधान या हस्तक्षेप को दोषपूर्ण होना आवश्यक है। जब बाधा या व्यवधान दोषपूर्ण या अयुक्तियुक्त होता है तभी प्राइवेट न्यूसेंस की कार्यवाही की जा सकती है, अन्यथा नहीं। वाद की परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर किसी कार्य को अयुक्तियुक्त या दोषपूर्ण ठहराया भी जा सकता है और नहीं भी। दी गई समस्या से स्पष्ट है कि क द्वारा अपने अहाते में कारखाना लगाकर व्यापार ग के आने से पहले ही किया जा रहा था। इस व्यापार से उपताप के बारे में अन्य कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि स्वयं ग का पुत्र ख जो पहले से ही वहाँ रहता था, कभी आपत्ति नहीं किया। इसलिए क का कृत्य असहनीय उपताप नहीं कहा जा सकता है। ग जो बीमार है उसके पुत्र के यहाँ इलाज करवाने के लिए आया है। हो सकता है कि उसकी परेशानी का कारण उसके स्वास्थ्य की खराबी एवं वातावरण की प्रतिकूलता हो। इसमें केस कौन सा है? हीथ बनाम मेयर ऑफ बाइटन 1908 TLR 414 के बाद में वादी ब्राइटन चर्च में पदाधिकारी थे। प्रतिवादी का विद्युत केंद्र पड़ोस में था। वादी ने बिजली केंद्र से होने वाले शोर को रोकने के लिए न्यायालय से व्यादेश जारी करने की प्रार्थना की। न्यायालय ने व्यादेश जारी करने से इनकार कर दिया क्योंकि शोर इस प्रकृति का नहीं था कि चर्च में रहने वाले लोगों को व्यवधान उत्पन्न करता। इसके अतिरिक्त चर्च में पदाधिकारियों को छोड़कर विद्युत केंद्र से उत्पन्न शोर से किसी अन्य को कभी कष्ट या क्षोभ नहीं हुआ था। अतः दी गई समस्या में निष्कर्ष के रूप में उपरोक्त सभी विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग अपने वाद में सफल नहीं होगा क्योंकि ग के अलावा क का कृत्य
किसी व्यक्ति का न्यूसेंस कारित नहीं करता है। एक केस इंपॉर्टेंट है, हीथ बनाम मेयर ऑफ बाइटन। जब ऐसा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देगा तो इसको लिखना जरूरी होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तथा अन्य 10 व्यक्ति यह के विरुद्ध अपकृत करने में सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। यह हानि के लिए अकेले अपवाद लाना चाहता है। क्या यह ऐसा कर सकता है? क्या वह तथा अन्य 10 व्यक्तियों पर सम्मिलित रूप में विवाद ला सकता है? देख लेते हैं इसको। आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या संयुक्त अपकृतकर्ताओं से संबंधित है। दी गई समस्या में यह पर पृथक रूप से अथवा तथा शेष 2 व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से वाद लाने का अधिकारी होगा, क्योंकि संयुक्त अपकृतकर्ता संयुक्त तथा पृथक दोनों ही दृष्टि से उत्तरदायी होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मिलित रूप से कोई अपकृत करते हैं तो उन्हें संयुक्त अपकृतकर्ता कहा जाता है। बुक बनाम बुल के वाद में न्यायालय ने निर्णित किया कि और वह दोनों ही स्व की नुकसानी के लिए दायी हैं, क्योंकि वे दोनों ही संयुक्त अपकृतकर्ता थे। भले ही आग केवल के कृत्य से लगी थी, परंतु दोनों के उद्देश्य में एकरूपता तथा कार्य में संबंध था। प्रतिनिहित दायित्व वाइकेरियस लायबिलिटी एजेंसी और संयुक्त या सामान्य कृत्य से संयुक्त दायित्व का सृजन होता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अकृत्यपूर्ण कार्य से किसी को क्षत पहुंचाते हैं तो वे सभी संयुक्त रूप से नुकसानी के लिए दायी होते हैं, चाहे उनमें से कार्य सभी ने किया हो या न एक ने। संयुक्त अपकृतकर्ता के दायित्व के संबंध में डघर्टी बनाम चैंडलर 1946 ASR के वाद में निर्धारित किया गया कि संयुक्त अपकृतकर्ताओं का दायित्व संयुक्त तथा पृथक दोनों प्रकार का होता है, अर्थात क्षतिग्रस्त व्यक्ति नुकसानी को पूरी धनराशि के लिए इसमें उनमें से किसी एक या कुछ पर या उनमें से किसी एक पर संयुक्त रूप से वाद चला सकते हैं, चाहे उनके भाग लेने की सीमा कुछ भी रही हो। प्रत्येक प्रतिवादी नुकसानी की पूरी धनराशि के लिए दायी होता है। उन सभी के विरुद्ध संयुक्त रूप से दी गई डिक्री का धन उनमें से किसी एक से वसूल किया जा सकता है। अर्निल बनाम पैटसन 1931 SC 56-0 के विवाद में अपीलार्थी की कई भेड़ों को पैटरसन तथा मिसेज वाइट के कुत्ते द्वारा मार डाला गया था। अपीलार्थी ने नुकसानी के लिए पैटरसन तथा मिसेज वाइट पर वाद किया। कुत्ते के एक मालिक का तर्क था कि वह केवल आधी नुकसानी के लिए दायी है, परंतु न्यायालय ने प्रतिवादी के कथन को धराशायी करते हुए निर्णित किया कि दोनों कुत्तों के मालिक नुकसानी के लिए दायी हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवादी के सेवक ने एक घोड़ा गाड़ी सार्वजनिक मार्ग में अकेले छोड़ दिया। किसी लड़के ने घोड़े पर पत्थर फेंक दिया, जिससे घोड़े चौंके तथा गाड़ी को बिना चालक के लेकर भागे। वादी एक पुलिस सिपाही था। उसने स्वयं अपनी सहमति से घोड़ा गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। ऐसे करते समय वह घायल हो गया। वाद लाए जाने पर प्रतिवादी ने सहमति का बचाव लिया। निर्णय इसको देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या के तथ्य हैंसन बनाम हार्वुड 1935 के वाद से संबंधित है। यह समस्या सहमति के बचाव पर आधारित है। सहमति कंसेंट के बचाव या प्रतिवाद का एक अपवाद है। बचाव के मामले में इस अपवाद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी तात्कालिक खतरे को बचाने हेतु तो स्वयं अपनी सहमति से कार्य करता है तथा इसके परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वह प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी होगा तथा प्रतिवादी सहमति से क्षति नहीं, वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया का प्रतिवाद नहीं ले सकता है। इस प्रकरण में प्रतिवादी के, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, बोल रहे हैं, सुन लीजिए। प्रतिवादी के सेवक द्वारा बिना किसी सुरक्षा के घोड़ा गाड़ी सड़क पर छोड़ दी गई थी। इस प्रतिवादी के सेवक की उपेक्षा थी। घोड़ा गाड़ी किसी कारण चलायमान हुआ, जिससे जनसाधारण को आसन खतरा महसूस करते हुए सिपाही ने अपनी सहमति से खतरा मोल लिया था तथा चोटिल हुआ। उसका मामला सहमति के प्रतिवाद के अपवाद के अंतर्गत आएगा तथा वह प्रतिवादी से प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी होगा। पांचवा क्वेश्चन है, वादी ने अपने गधे के दोनों अगले पैर बांधकर उसे संकरी गली में छोड़ दिया। प्रतिवादी अपनी घोड़ा गाड़ी से तेजी से तथा उपेक्षापूर्ण उस गली से गुजरा। घोड़ा गाड़ी गधे पर चढ़ गई तथा गधा मर गया। प्रतिवादी ने यह तर्क दिया कि वादी की उपेक्षा
का दोषी था। क्या वादी प्रतिकर प्राप्त कर सकेगा? उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या योगदायी उपेक्षा के अंतिम अवसर के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दोनों पक्षकार घटना के लिए उपेक्षा के उत्तरदायी हैं तो वही पक्षकार उत्तरदायी होगा जिसके पास दुर्घटना बचाने का अंतिम अवसर था। वह व्यक्ति उत्तरदायी होगा जो यदि सतर्क रहता है तो दुर्घटना बचाई जा सकती थी। यहाँ घोड़ा गाड़ी का मालिक या उसका सेवक यदि उपेक्षित न रहता तथा सीमित गति से सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाता तो गधे के स्वामी की उपेक्षा के बावजूद दुर्घटना बचाई जा सकती थी। अतः प्रतिवादी अर्थात घोड़ा गाड़ी का स्वामी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। प्रस्तुत समस्या के तथ्य डेविस बनाम मान 1882 नामक वाद के तथ्य से मिलते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अ एक खाली मकान में जिस पर उसका कोई हक नहीं है रहने लगता है। ब उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल देता है। क्या अ ब पर अत्याचार का मुकदमा चला सकता है? देख लेते हैं। बिना विधिक औचित्य के किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि पर प्रवेश करना या भूमि पर कब्जे में हस्तक्षेप करना अत्याचार कहलाता है। अत्याचार भूमि के कब्जे के प्रति अपकृत होता है, स्वामित्व के प्रति नहीं। अतः कोई व्यक्ति किसी भूमि पर दोषपूर्ण कब्जा धारण किया हुआ है तब भी वह अत्याचार की कार्रवाई कर सकता है। यही नहीं, भूमि पर वास्तविक कब्जा रखने वाला व्यक्ति भूमि के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध भी भूमि अत्याचार की अपकृत्य की कार्रवाई कर सकता है, भले ही उसका कब्जा दोषपूर्ण हो। बिना कब्जे के स्वामित्व के आधार पर भूमि अत्याचार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मकान किराएदार के कब्जे में है तो मकान का स्वामी भूमि अत्याचार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है, परंतु यह दिखाने पर कि भूमि अत्याचार से आगे की मकान को क्षति इत्यादि हुई है जिससे उसके उत्तराधिकारियों का हित प्रभावित हुआ है तो वह अत्याचार का कार्रवाई कर सकता है। सामंत के अनुसार ऐसे मामले में कब्जे का अर्थ है किसी की भूमि पर वास्तविक नियंत्रण। इस सिद्धांत के अनुसार किसी होटल या निजी मकान का अतिथि सिनेमा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवादी ने अपनी घोड़ा गाड़ी एक सार्वजनिक मार्ग पर बिना देखभाल के छोड़ दिया। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। वादी जो एक 7 वर्ष का बच्चा था गाड़ी पर चढ़ गया और उसी बीच एक दूसरे बच्चे ने घोड़े की लगाम खींची। घोड़े चौंक कर चल पड़े और एक बच्चा घोड़ा गाड़ी के नीचे आ गया तथा घायल हो गया। प्रतिवादी का तर्क था कि बच्चों का स्वयं का दोष था जो दुर्घटना का कारण था, अतः वह उत्तरदायी नहीं है। कारण सहित उत्तर दीजिए। आंसर देते हैं इसका। प्रस्तुत समस्या के तथ्य लिंच बनाम नोर्डिन 1841 के मामले का तथ्य है तथा इसका संबंध बच्चों के मामलों में योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत से है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के मामलों में अधिक सावधानी की उपेक्षा की जाती है। बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु तथा शरारती होते हैं जिसके लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। इस वाद में भले ही प्रतिवादी घोड़ा गाड़ी वाला तथा वादी बच्चे दोनों अपेक्षित हैं, किंतु उत्तरदायी सिर्फ प्रतिवादी पर होगा क्योंकि उसने बच्चों के मामले में अपेक्षित सावधानी नहीं बरती। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है। प्रतिवादी ने अपनी फुलवाड़ी में स्प्रिंग युक्त बंदूकें लगा रखी थी, उसकी उचित सूचना नहीं लगाई थी। ये वादी एक अतिचारी अवैध ढंग से फुलझड़ी में घुस गया। ठीक है, स्प्रिंग युक्त बंदूकें स्वचालित होने के कारण वादी को लग गई। क्या प्रतिवादी उत्तरदायी होगा? देख लेते हैं। प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी के बिना सूचना के अपनी फुलवाड़ी में स्प्रिंग गन लगाई। वादी जो एक अतिचारी था उसे स्प्रिंग गन की गोली से चोट लगी। इस मामले के तथ्य बर्ड बनाम हालबुक 1823 के मामले में दिखता है नामक वाद से मिलते हैं। इस वाद में न्यायालय ने प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराते हुए कहा कि बिना सूचना के स्प्रिंग गन लगाना किसी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक से अधिक बल पर प्रयोग था, अतः वादी भले ही अतिचारी था उसे प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार था। प्रॉब्लम बेस क्वेश्चन 9 वाला देख लेते हैं। तथा ब ने स के घर में गृहवेदन के आशय के साथ साथ प्रवेश किया। गृहवेदन के पूर्व अ ने ब के पॉकेट जेब से उसकी घड़ी चुरा ली। ब द्वारा घड़ी चुराने के लिए वाद लाने पर अ ने तर्क दिया कि चूंकि ब स्वयं अपकृत करता था अतः अ उत्तरदायी नहीं था। निर्णय करें। प्रस्तुत समस्या वादी स्वयं अपकृतकर्ता के बचाव पर आधारित है। ये तथ्य नेशनल कोल बोर्ड बनाम इंग्लैंड
नामक वाद का उदाहरण देते हुए लॉर्ड एक्सविथ द्वारा दिए गए उदाहरण से लिया गया है। इस प्रकरण में प्रतिवादी ने यह तर्क दिया था कि चूंकि वादी तथा प्रतिवादी दोनों अपकृत्यकर्ता थे, अतः प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं था, परंतु लॉर्ड एक्सविथ ने कहा कि यहाँ गृहभेदन तथा पॉकेट से घड़ी चुराना दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र अपकृत्य थे, अतः प्रतिवादी को वादी स्वयं अपकृतकर्ता का तर्क नहीं लेने दिया जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लिखते हैं। अ एक अकेले कमरे में बी को गाली देता है, अ के दायित्व को बताइए। ये डिफेमेनेशन के संबंधित है, देख लेते हैं इसको। दी गई समस्या मानहानि नामक अपकृत्य से संबंधित है। अपकृत्य विधि के अंतर्गत मानहानि के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक है। पहला, वक्तव्य अपमानजनक होना चाहिए। दूसरा, वक्तव्य का संबंध वादी से होना चाहिए। तीसरा, वक्तव्य प्रकाशित होना चाहिए। दी गई समस्या में अ का गाली देना मानहानि की पहला तत्व पूर्ति करता है तथा गाली का संबंध ब से होने के कारण दूसरा तत्व पूरी करता है, परंतु मानहानि के तीसरे तत्व प्रकाशन का प्रभाव है क्योंकि गाली बंद कमरे में दी जाती रही है जिससे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। प्रकाशन मानहानि के अपकृत्य का आधारशिला है। प्रकाशन का अर्थ वादी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मानहानिकारक कथन से अवगत कराना है। प्रकाशन के लिए निश्चित तौर पर तीसरे व्यक्ति का होना आवश्यक है। दी गई समस्या में अ जो ब को बंद कमरे में गाली देता है, वहाँ पर कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं है जो गाली को सुन सके, अतः प्रकाशन के अभाव के कारण मानहानि का गठन नहीं हो पा रहा है। निष्कर्ष, अ मानहानि का दोषी नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अ बिना विधिक औचित्य के ब को एक मकान में रोके रखता है, अ के दायित्व की विवेचना कीजिए। दी गई समस्या मिथ्या कारावास से संबंधित है। प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर बिना किसी विधिक औचित्य के पूर्ण अवरोध लगाना मिथ्या कारावास कहा जाता है, चाहे वो कितने थोड़े समय के लिए क्यों न हो। मिथ्या कारावास के लिए जेल का होना आवश्यक न होकर आवश्यक यह रहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध लगाया गया हो, चाहे उसे जेल में बंद किया गया हो। या मकान में या खुले मैदान में या गाड़ी में हो, खान के अंदर हो या सार्वजनिक मार्ग पर ही क्यों न हो। अवैध रूप से अगर बलपूर्वक रोक लिया गया है तो वह मिथ्या कारावास के रूप अंतर्गत आ जाएगा। मिथ्या कारावास के दो आवश्यक तत्व हैं। पहला, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध होना आवश्यक है। दूसरा, अवरोध बिना किसी विधिक औचित्य के होना चाहिए। चूँकि दी गई समस्या में दोनों ही आवश्यक तत्व मौजूद हैं, इसलिए अ मिथ्या कारावास की दोषी है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क ख के मकान में एक किराएदार था, जबकि क किसी कार्य से बाहर जा रहा था। वह अतिशदान के अंदर आग जलती छोड़ गया। उसकी अनुपस्थिति में किसी प्रकार आग फैल गई और मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। ख क के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करता है, क्या ख सफल होगा? देख लेते हैं। थोड़ा शोर हो रहा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। प्रस्तुत समस्या अपकृत्य विधि के अंतर्गत अपेक्षा से संबंधित है। दी गई समस्या में ख क के विरुद्ध वाद में सफल होगा क्योंकि घर में आग न रहने देना उसका विधिक कर्तव्य था। आग जलती छोड़कर चले जाना विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है, जिससे उपेक्षा का कृत्य है। बीरन बनाम कृष्णमूर्ति AIR 1966 के बाद में कहा गया था कि उपेक्षा के लिए इन तत्वों का होना आवश्यक है। क प्रतिवादी का कर्तव्य। दूसरा, वह कर्तव्य वादी के प्रति हो। तीसरा, उस कर्तव्य का भंग हुआ हो। और चौथा, उस कर्तव्य के भंग होने के फलस्वरूप वादी का हानि हुई हो। और पांचवा, वादी की सहमति से उक्त कार्य का लोप नहीं किया गया हो। केस इसमें वीरन बनाम कृष्णमूर्ति, इसको याद रखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। अब ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क विधिवत टिकट लेकर एक क्रिकेट मैच में दर्शक की हैसियत से सम्मिलित होता है। ख बल्लेबाज द्वारा मारी गई तेज गेंद क की आंख में लग जाती है। परिणामस्वरूप क की बाईं आंख स्थायी रूप से खराब हो जाती है। क ख को दायित्वहीन ठहराते हुए उससे विरुद्ध वाद लाता है, क्या असफल होगा? देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या में क द्वारा ख को दायित्वहीन ठहराने के लिए लाया गया वाद सफल नहीं होगा क्योंकि अपकृत्य विधि के अधीन सहमति से किए गए कृत्य से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए सहमति देने वाला व्यक्ति वाद नहीं ला सकता है। उक्त समस्या में
वोलेटाइल नॉन फिट इंजूरिया का सिद्धांत लागू होगा। इस सिद्धांत के लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का साबित होना किया जाना आवश्यक है। पहला, स्वेच्छा से उठाई गई क्षति विधिक क्षति नहीं होती है। दूसरा, वाद केवल विधिक क्षति के आधार पर लाया जा सकता है। और तीसरा, समिति से किए गए कार्य से हुई क्षति के लिए वाद नहीं रह सकता है सम्मति से। उक्त मामले में क ने विधिवत टिकट लेकर उस तथ्य की विवक्षित सम्मति प्रदान कर दी कि वह खेल में उत्पन्न होने वाले खतरे को उठाने के लिए तैयार है, अतः ख के विरुद्ध वाद लाएगा तो वह सफल नहीं होगा। ऐसा ही मामला हाल बनाम बुकलैंड रेसिंग क्लब का है। एक केस लिखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, जिसमें मोटर दौड़ देख रहा था। दौड़ में शामिल दो मोटरें आपस में टकरा गईं। एक मोटर उछलकर दर्शक के बीच आ गिरी और घायल हो गया। अभी निर्धारित हुआ कि खतरा उठाने के बारे में की विवक्षित सम्मति थी, क्योंकि ऐसे खेलों में खतरों का पूर्वानुमान किया जा सकता है, अतः प्रतिवादी दायी नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ख के मकान में एक किराएदार था, जबकि क बाहर किसी कार्य से जा रहा था। वह खिड़की के अंदर आग जलती छोड़ गया। उसकी अनुपस्थिति में किसी प्रकार आग फैल गई और मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। क के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करता है। क्या ख सफल होगा? प्रस्तुत समस्या में एक सफल वाद अपकृत विधि के अधीन उपेक्षा हेतु किया जा सकता है। उपेक्षा के आधार पर किसी व्यक्ति को दायित्वहीन ठहराने के लिए निम्नलिखित शर्तों का साबित होना किया जाना आवश्यक है। पहला, ऐसे व्यक्ति को सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य था। दूसरा, ऐसे व्यक्ति ने इस विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया। तीसरा, इससे उस व्यक्ति को क्षति हुई जिसके प्रति इसका यह विधिक कर्तव्य था। उक्त समस्या में क जो कि ख का किराएदार है, उसका यह विधिक कर्तव्य है कि जब वह घर से बाहर जा रहा था तो यह सुनिश्चित कर ले कि घर पर खिड़की के अंदर आग पूरी तरह बुझ गई है या नहीं, और चूंकि उसने आग जल्दी छोड़ दी इसलिए उसने सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया है और इससे आग फैल गई, जिससे भवन स्वामी ख का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। अतएव किराएदार ने उपेक्षा की है, क्योंकि उपेक्षा साबित करने के लिए जितनी शर्तें का विद्यमान होना आवश्यक है वे सभी शर्तें उपयुक्त समस्या में विद्यमान हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और ब एक ऐसे कृत्रिम सूत में कपड़ा बनाते आ रहे हैं जिसका उत्पादन भारत में केवल 100 कंपनी करती है। द भी 100 के इस कृत्रिम सूती कपड़ा का बनाना आरंभ कर देता है। द के इस उत्पादन को बंद करने के आशय से और ब 100 के कृत्रिम सूत के सारे उत्पादन को 5 साल तक खरीद लेने की संविदा कर लेते हैं। क्या द किसी अपकृत्यकर के लिए ब और 100 के विरुद्ध वाद चला सकता है? देख लेते हैं। उपरोक्त समस्या के विश्लेषण से स्पष्ट है कि द ब और 100 के विरुद्ध कोई वाद नहीं चला सकता, क्योंकि द को कोई विधिक क्षति नहीं हुई है, अर्थात द के किसी विधिक अधिकार का अतिलंघन ब और 100 ने नहीं किया है। अपकृत्य का वाद चलाने के लिए वादी को 3 बातें सिद्ध करनी पड़ती है। पहला, प्रतिवादी का कार्य दोषपूर्ण हो, वादी को विधिक क्षति हुई हो और वादी को वाद लाने का अधिकार है। इस प्रकार यह और अधिक स्पष्ट है कि द ब और 100 के विरुद्ध किसी अपकृत्य का वाद नहीं चला सकता है। प्रस्तुत समस्या के संदर्भ में मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम एम ग्रेगर का वाद उल्लेखनीय है। वादी कंपनी को व्यापारिक क्षेत्र से बाहर करने के लिए प्रतिवादी जहाज कंपनियों ने माल भाड़े की दर भारी छूट दे दी। वादी को भी अपने माल भाड़े में कमी करनी पड़ी, जिससे उसे भारी हानि हुई। उसने प्रतिवादी कंपनी पर वाद संस्थगित किया। निर्णित हुआ कि स्वस्थ व्यापारिक प्रतियोगिता से होने वाली हानि अनुयोज्य नहीं होती है, मतलब इसको परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उससे वादी के विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवादी रेलवे का कुली था, जिसको अधिकृत किया गया था कि वह यात्रियों का गलत ट्रेन में बैठने से रोके। उसने सही गाड़ी में बैठे एक यात्री को गलत गाड़ी में बैठा समझकर गलतफहमी में उतार दिया। कुली के उस कार्य के लिए वादी ने प्रतिवादी रेल कंपनी के विरुद्ध वाद संस्कृत किया। समीक्षा करें। प्रस्तुत मामले के तथ्य वाले बनाम मैनचेस्टर यस
एंड यल रेलवे कंपनी 1873 नामक वाद के तथ्यों से मिलते जुलते हैं। इस प्रकरण में कूली ने अपने प्राधिकार के अंतर्गत तथा नियोजन के दौरान कार्य किया था, अतः रेलवे कंपनी वादी को क्षति के लिए उत्तरदायी होगी। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क एक संगीत शिक्षक था, ख जो उसके बगल में रहता था, क के संगीत पाठों के कारण चिढ़ सा गया था और बदले की भावना से ख ने थालियां पीटकर व सीटी बजाकर क को असुविधा पहुंचाई। क्या अपने इस कृत्य के लिए ख दायी होगा? देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या की भी उपताप की अपकृत्य से संबंधित है, जिसमें ख द्वारा किया गया विद्वेषपूर्ण कृत्य क्या उपताप की श्रेणी में आएगा? इस पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मत है कि यदि कोई कार्य अन्यथा विधिपूर्ण है तो वह मात्र इस कारण विधि विरुद्ध नहीं बन जाता है क्योंकि उसे किसी दुरुपयोजन के साथ किया गया है, किंतु यदि प्रतिवादी का कार्य जो दुष्प्रयोजन के साथ किया गया है और वैसे भी कोई अयुक्तियुक्त हस्तक्षेप बाधा कारित करता है तो वह कार्य उपताप की श्रेणी में आएगा। अतः प्रतिवादी ख का कृत्य उपताप की श्रेणी में आएगा और वह क्षति के लिए दायी होगा। प्रस्तुत समस्या क्रस्टी बनाम डेवी 1892 पर आधारित है। एक केस लिखना पड़ेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो एक केस का जिक्र करना पड़ेगा उसमें। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क ने एक भवन में भूरे रंग के कागजों का भंडारण किया था। ख भी उसी भवन के निचले भाग में रहता था। ख ने व्यापार के अनुसरण में अपने कक्ष में गर्मी का सृजन किया, जिसके परिणामस्वरूप ख के भूरे रंग के कागज सूख गए और उसका मूल्य भी कम हो गया। प्रस्तुत समस्या उपताप के अपकृत्य से संबंधित है। उपताप के अपकृत्य में यह नियम है कि वादी की संवेदनशीलता प्रतिवादी के दायित्वों में अभिवृद्धि नहीं कर सकती है। यहाँ वादी का व्यापार अत्यंत नाजुक प्रकृति का था और प्रतिवादी द्वारा उत्पन्न की गई गर्मी सामान्य प्रकार के कागज को क्षतिग्रस्त नहीं करती, अतः प्रतिवादी उपताप के लिए दायी नहीं होगा। प्रस्तुत समस्या के तथ्य रॉबिन्सन बनाम किलवर्ट 1889 के वाद से मिलता जुलता है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क नामक 17 वर्षीय एक लड़की थी जो BA की छात्रा थी तथा वह एक सम्मानित तथा पढ़े लिखे परिवार से संबंधित थी, मगर अमर उजाला समाचार पत्र में दिनांक 10/10/2007 को यह समाचार छपा कि क नामक लड़की पिछली रात 11 बजे रात्रि कॉलेज में पढ़ने के बहाने घर से गई है और कमलेश नामक युवक के साथ भाग गई। यह समाचार असत्य था। क्या इसके लिए क नामक लड़की अपनी मानहानि के अपकृत्य के लिए वाद ला सकती है? तो देख लेते हैं। हाँ, क नामक लड़की अपनी मानहानि के अपकृत्य के लिए अमर उजाला समाचार पत्र के विरुद्ध वाद ला सकती है, क्योंकि उक्त समाचार असत्य था तथा उपेक्षापूर्ण गैर जिम्मेदारी से छापा गया था। इससे उसे सदमा पहुंचा तथा वह अपने जानने वालों की दृष्टि में अपमानित हुई, अतः उसकी शादी की भावी संभावना भी कम हो गई। प्रस्तुत समस्या DP चौधरी बनाम मंजुलता AIR 1997 राजस्थान 170 के वाद पर आधारित है। केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। DP चौधरी बनाम मंजुलता। क नामक व्यक्ति द्वारा ख नामक 45 वर्षीय विधवा को अपने पुत्र वधू के मामा की रखेल कहकर गाली दी, तो क्या यहाँ पर क नामक व्यक्ति ख नामक महिला की मानहानि की स्पष्ट करें? हाँ, क नामक व्यक्ति ने ख नामक 45 वर्षीय विधवा स्त्री की मानहानि की, क्योंकि उसका यह कथन उस महिला की पवित्रता पर लगाया गया एक निश्चित लांछन भी है। प्रस्तुत समस्या रामधारा बनाम फूलवती बाई 1969 के वाद पर आधारित है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वादिनी का पति अपना इलाज कराने अस्पताल गया। ज्यों ही उसने पोर्टिका में प्रवेश किया, पोर्टिको की छत जो सिर्फ 3 वर्ष पुरानी थी उसके ऊपर गिर गई। परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। तर्क देकर बताइए कि घटना स्वयं बोलती है या स्वयं युक्त परिणाम इस वाद में लागू होगा कि नहीं। इस प्रकरण में वादिनी का पति एक ऐसा पोर्टिको के गिरने से घायल हुआ था जिसकी उम्र सिर्फ 3 वर्ष थी। 3 वर्ष पुराने पोर्टिको के बारे में यह आशय या उपधारणा नहीं की जा सकती है कि वह गिर जाएगा। अतः प्रतिवादी की उपेक्षा के सबूत में
उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकरण में स्वयं युक्त परिणाम या घटना स्वयं बोलती है, सूत्र लागू नहीं होगा, अतः प्रतिवादी उत्तरदायी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देख लेते हैं। प्रतिवादी ने मजाक करने के उद्देश्य से वादिनी को झूठा समाचार पत्र दिया कि उसका पति दुर्घटना से घायल हो गया है। पति के बारे में ऐसा समाचार सुनकर पत्नी को मानसिक आघात लगा तथा वह बीमार हो गई। क्या वादी इसके लिए प्रतिकर प्राप्त कर सकती है? प्रस्तुत समस्या के तथ्य मानसिक आघात के या तंत्रिक आघात के अपकृत पर आधारित है। इस वाद के तथ्य विल्किंसन बनाम डाउटन 1897 नामक वाद से मिलते जुलते हैं। इस वाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी के कथन से वादिनी बीमार हुई, अतः प्रतिवादी उत्तरदायी था, भले ही कथन मजाक में किया गया हो। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायालय में प्रतिवादी के वकील ने वादी को धोखेबाजी तथा सुअर का बच्चा का क्या वादी मानहानि का दावा कर सकता है तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है? देख लेते हैं इसको। न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान न्यायिक अधिकारियों द्वारा कहा गया कोई भी कथन पूर्ण रूप से संरक्षित तथा विशेषाधिकृत है तथा उसके लिए कोई वाद नहीं ले सकता। वकील न्यायालय का एक अधिकारी होता है तथा सद्भावपूर्ण पूर्वक उसके द्वारा अपने विपक्षी के बारे में बोले गए कथन वाद योग्य नहीं होते हैं, भले ही वे अपमानजनक हो। इस प्रकार प्रतिवादी अपने वकील द्वारा बोले गए शब्द के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही वे अपमानजनक हो। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और ने एक कथन प्रकाशित किया कि घाटमपुर के सभी वकील चोर हैं। घाटमपुर का एक वकील अपमानजनक कथन के लिए वाद लाना चाहता है, क्या वह सफल होगा? प्रस्तुत समस्या के तथ्य ईस्टवुड बनाम होम्स 1858 नामक वाद से मिलते हैं। अपमान के वाद में यदि कथन एक समूह के व्यक्तियों को संबोधित है तो यदि उस समूह का एक व्यक्ति वाद लाना चाहता है तो वह तभी सफल होगा जब वह साबित कर दे कि कथन से वह विशिष्ट रूप से प्रभावित हुआ था तथा कथन से विशेष रूप से वह समाज के सही सोच के व्यक्तियों की नज़र में उपहास का पात्र बना था। इस प्रकार यदि घाटमपुर के सभी वकीलों को चोर कहा गया तो घाटमपुर का एक विशिष्ट वकील तभी वाद ला सकता है जब वह यह साबित कर दे कि वह उस कथन से विशिष्ट रूप से व्यथित हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रतिवादी क के ने भीड़ भरे बाजार में एक जलती हुई छुरछुरी फेंक दिया, वह अ की दुकान पर गिरी। अ ने अपनी दुकान को बचाने के लिए छुरछुरी आगे फेंकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, इसको देख लेते हैं। प्रतिवादी क ने भीड़ भरे बाजार में एक जलती हुई छुरछुरी फेंक दिया, वह अ की दुकान पर गिरी। अ ने अपनी दुकान को बचाने के लिए छुरछुरी आगे फेंकी जो ब पर गिरी। ब ने उसे आगे फेंका तथा वह स पर गिरी तथा दग गई, जिसके फलस्वरूप स की आँख फूट गई। क्या प्रतिवादी क उत्तरदायी होगा? देख लेते हैं इसको। यह समस्या जो है इसका तथ्य स्कॉट बनाम शेफर्ड नामक वाद से मिलते हैं। इस वाद में न्यायालय ने क को अंतिम व्यक्ति स को हुई क्षति के लिए उत्तरदायी माना। न्यायालय के अनुसार चूंकि स को हुई क्षति क के कृत्य का निकटतम परिणाम है, अतः प्रतिवादी का उत्तरदायी होगा, भले ही अ तथा ब के कार्यों ने मध्यवर्ती हस्तक्षेप किए हों। यहाँ रिमोटी जो दूरस्थता का सिद्धांत है वो लागू नहीं होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति को एक 5 सितारा होटल में ठहरा हुआ था। जब वह उस 5 सितारा होटल के जलाशय में स्नान कर रहा था तो जलाशय में नुक्स व कम जलस्तर के कारण जब क नामक व्यक्ति गोता लगा रहा था तो उसका सिर जलाशय की तलहटी से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे पक्षाघात हो गया तथा 13 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या ऐसे में प्रतिवादी 5 सितारा होटल को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? हाँ, प्रतिवादी 5 सितारा होटल के मालिक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, क्योंकि प्रतिवादी के जलाशय में कुछ नुक्स एवं
मानक से कम जलस्तर था, अतः उसे पूर्ण दायित्व के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया गया। प्रस्तुत समस्या KMB बनाम ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड AIR 1997 दिल्ली 201 के बाद पर आधारित है। ये पूरा जितना प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन बीच में छूटा, उसको देख लेते हैं। ये छठवां क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। एक खाली मकान में जिस पर कोई हक नहीं है रहने लगता है, उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल देता है। क्या ब पर अत्याचार का मुकदमा चला सकता है? बिना विधिक औचित्य के किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि पर प्रवेश करना या भूमि पर कब्जे में हस्तक्षेप करना अत्याचार कहलाता है। इसको देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है। अत्याचार भूमि के कब्जे के प्रति अपकृत होता है, स्वामित्व के प्रति नहीं। अतः कोई व्यक्ति किसी भूमि पर दोषपूर्ण कब्जा धारण किया हुआ तब भी वह अत्याचार की कार्रवाई कर सकता है। यही नहीं, भूमि पर वास्तविक कब्जा रखने वाला व्यक्ति भूमि के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध भी भूमि अत्याचार के अपकृत्य की कार्रवाई कर सकता है, भले ही उसका कब्जा दोषपूर्ण हो। बिना कब्जे के स्वामित्व के आधार पर भूमि अत्याचार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किया सकता है। अर्थात उदाहरण इसका देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, मकान किराएदार के कब्जे में है तो मकान का स्वामी भूमि अत्याचार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता, परंतु यह दिखाने पर कि भूमि अत्याचार से आगे की मकान को क्षति इत्यादि हुई है जिससे उसके उत्तराधिकारियों का हित प्रभावित हुआ है, तो वह अत्याचार का कार्रवाई कर सकता है। अतः अत्याचारी की कार्यवाही में वादी को निम्नलिखित दो बातें साबित करना आवश्यक है। पहला, कि अत्याचार के समय भूमि पर उसका कब्जा था, भले ही यह कब्जा वैध हो या अवैध। दूसरा देख लेते हैं कि प्रवेश द्वारा वादी की भूमि के कब्जे में सीधा हस्तक्षेप हुआ। इसमें यह साबित करना आवश्यक नहीं कि क्षति हुई, क्योंकि अत्याचार एक प्रथम दृष्टया अनुयोज्य अपकृत्य है। उपरोक्त विधिक प्रावधान की विवेचना के आधार पर दी गई समस्या जिसमें बिना हक वाले खाली मकान में रह रहा है को ब जबरदस्ती निकाल देता है के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि ब ने अत्याचार का अपकृत्य किया है और ब पर अत्याचार के लिए मुकदमा चला सकता है, क्योंकि का खाली मकान पर कब्जा हो गया था, भले ही स्वामित्व किसी दूसरे का रहा हो। भूमि के विरुद्ध अत्याचार में स्वामित्व का होना आवश्यक नहीं है। केवल वास्तविक कब्जे का होना आवश्यक है। ब ने को कब्जे से बेदखल किया, अतः अत्याचार की दोनों तत्व पूरा होते हैं। अब लॉ ऑफ टॉर्ट के जितने भी प्रिस्क्राइब्ड केसेस हैं उसको देख लेते हैं। डोनो बनाम स्टीवेंसन और दूसरा रेलैंड बनाम फ्लेचर और ओवरसीज टैंकशिप लिमिटेड वैगन माउंट वाला केस है। ये तीनों केस इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको। डोनो बनाम स्टीवेंसन 1932 अपील केसेस 56-2। प्रस्तुत वाद उपेक्षा के अपकृत पर आधारित है। यह शायद प्रथम वाद है जहां इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक उपभोक्ता को उपभोक्ता वस्तु के प्रयोग से हुई क्षति के लिए उपभोक्ता वस्तु के उत्पादक से क्षतिपूर्ति दिलवाई थी। यह वाद उपभोक्ता आंदोलन की आधारशिला माना जा सकता है। डोनो बनाम स्टीवेंसन वाद के तथ्य क्या थे? इस वाद में 27 अगस्त 1928 को एक व्यक्ति जिसकी अपीलार्थी वादी की स्त्री मित्र की अपीलार्थी के लिए एक बोतल अदरक की शराब जिंजर बियर एक खुदरा विक्रेता रिटेलर से खरीदी जिसमें अदरक की शराब जिंजर बियर थी। वह बोतल अपारदर्शी थी, अर्थात बोतल में रखी वस्तु का बाहर से परीक्षण नहीं किया सकता था। अपीलार्थी ने बोतल की कुछ शराब गिलास में निकाली तथा उसे पी गई। जब बची हुई शराब गिलास में निकाली गई तब एक सड़ा हुआ गेंगा स्नेल गिलास में गिरा जो शराब में तैरता दिखाई दिया। अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि उसके द्वारा दूषित शराब पीने के कारण उसे आंत्रशोथ की बीमारी हो गई, जिससे उसे काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकर हेतुवाद दायर किया। प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने उपरोक्त वाद का विरोध इस आधार पर किया कि प्रथम तो क्रेता सावधान के नियम के अनुसार अपीलार्थी वादिनी को वस्तु देखभाल पर खरीदनी चाहिए थी, क्योंकि इस नियम के अनुसार क्रेता को कोई वस्तु क्रय करने के पूर्व उसे देखभाल कर सावधानीपूर्वक खरीदना चाहिए था, तथा प्रस्तुत वाद में वादी ने ऐसा नहीं किया। प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं थे। प्रतिवादी का दूसरा तर्क था कि वह वस्तु का उत्पादक था
तथा उसकी वादी उपभोक्ता से कोई संविदा नहीं हुई थी। उसकी संविदा खुदरा विक्रेता से के साथ हुई थी। वह अधिक से अधिक खुदरा विक्रेता के प्रति उत्तरदायी हो सकता था तथा वादी संविदा का तृतीय पक्षकार था, अतः उसका वादी उपभोक्ता के प्रति कोई दायित्व नहीं था। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया था तथा यह निर्णय किया कि प्रतिवादी वादी उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। इस निर्णय के विरुद्ध वादी ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय क्या था? इस अपील को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 3 न्यायाधीशों द्वारा सुना गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ओर से निर्णय लॉर्ड एटकिंसन द्वारा सुनाया गया। लॉर्ड एटकिंसन ने प्रत्यर्थी प्रतिवादी के तर्कों को अस्वीकार कर दिया। लॉर्ड एटकिंसन ने कहा कि प्रतिवादी प्रतिवर्ती उपेक्षा के लिए उत्तरदायी था। उसका एक पेय पदार्थ जिसका निर्माण जनसाधारण के उपयोग के लिए किया गया था, निर्माता होने के कारण यह विधिक कर्तव्य था कि वह यह सुनिश्चित करे कि पेय जिस बोतल में भरा जा रहा है उसमें पेय पदार्थ के साथ कोई जहरीला पदार्थ न मिल जाए तथा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी ऐसा करने में असफल रहा है, वह युक्तियुक्त सावधानी बरतने में असफल रहा, अतः वह उपेक्षा के लिए उत्तरदायी है। न्यायालय ने प्रतिवादी के इस तर्क पर भी विचार किया कि क्रेता संविदा का पक्षकार नहीं था क्योंकि उसकी संविदा फुटकर विक्रेता तक सीमित थी। पर न्यायालय ने कहा वस्तुओं के निर्माता न केवल प्रथम व्यक्ति अर्थात वितरक या फुटकर विक्रेता के प्रति परंतु उपभोक्ता के प्रति भी सावधानी बरतने के लिए कर्तव्यबद्ध है। जो व्यक्ति वस्तु खरीदता है तथा जो व्यक्ति वस्तु का निर्माता है उसके मध्य संविदा होती है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रतिवादी को उपेक्षा के लिए उत्तरदायी पाया तथा प्रतिवादी के सभी तर्कों का अमान्य रखते हुए वादी को हुई क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी ठहराया। अपील स्वीकृत हुआ। दूसरा केस है रेलैंड बनाम फ्लेचर, 1868 का मामला है। प्रस्तुत वाद अपकृत विधि के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कठोर दायित्व से संबंधित है। इस वाद में प्रथम बार हाउस लॉर्ड्स ने कठोर दायित्व के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रतिपादन किया था। रेलैंड बनाम फ्लेचर 1868 के मामले में इस वाद में प्रतिवादी कठोर दायित्व के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण में कोई ऐसी वस्तु रखता है जो स्वभाव से खतरनाक है तो वह ऐसी वस्तु को जोखिम पर करता है तथा हम खतरनाक वस्तु का उसके स्वामी के नियंत्रण को पलायन होता है तथा पलायन के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को क्षति के लिए दायित्व कठोर होगा, अर्थात उसका यह तर्क नहीं होगा कि वह उपेक्षा का दोषी नहीं है। इसका आशय क्षति पहुंचाने का नहीं था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रतिवादी इस कठोर दायित्व के सिद्धांत का अनुसरण भारतीय न्यायालयों ने करीब 115 वर्ष से भी अधिक समय तक किया। भोपाल गैस कांड के निर्णय तक किया जाता रहा, परंतु 1987 में S.C. मेहता बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश G.N. भगवती ने इस कठोर दायित्व के सिद्धांत से भारतीय सिद्धांतों की प्रतिबद्धता से इनकार कर दिया और पूर्ण दायित्व एब्सोल्यूट लायबिलिटी के सिद्धांत पर प्रतिवादित किया। वाद के तथ्य देख लेते हैं। प्रस्तुत वाद में वादी फ्लेचर एक खान के स्वामी थे जो प्रतिवादी रेलैंड के पड़ोस में स्थित थे। प्रतिवादी रेलैंड एक मिल के स्वामी थे। रेलैंड ने अपने मिल के उपयोग के लिए अपनी ज़मीन पर एक विशाल पानी की टंकी जलाशय का निर्माण किया रहा था। जिस स्थान पर जलाशय का निर्माण किया गया था वहाँ ज़मीन के नीचे सुरंग थी जिनमें छिद्र बाहर से दिखाई नहीं देते थे। उन्हें सुरंग को भर दिया गया था। ठेकेदार के इन सुरंगों के छिद्रों का पता नहीं चला। जलाशय निर्मित हो जाने के पश्चात जब इनमें पानी भरा गया, पानी अंदर की ओर सुरंगों के अदृश्य छिद्रों से होकर वादी की खानों तक पहुंच गया। वादी की खानें इस पानी से भर गईं जिससे वादी को क्षति हुई। वादी ने क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिवादी जलाशय के स्वामी पर वाद संस्थापित किया। विचारण एक्सचेंजर न्यायालय ने वाद के कारण अभाव में वादी का वाद खारिज कर दिया, अतः वादी ने एक्सचेंजर चैम्बर नामक अपीली न्यायालय में अपील की। यहाँ सब देखते हैं। एक्सचेकर न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए कठोर दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा 2 अपवादों को मान्यता दी। पहला दैवीकृत, दूसरा वादी का स्वयं की गलती।
इसके अतिरिक्त किसी बचाव या अपवाद का लाभ प्रतिवादी को नहीं मिलेगा। उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादी रेलन ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रस्तुत अपील में एक्सचेकर चेंबर के अपीलीय न्यायालय के न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न द्वारा फ्लेचर बनाम रेलन्स नामक अपील, जो वादी फ्लेचर द्वारा एक्सचेकर नामक विचारण न्यायालय में निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, में एक बार प्रतिवादी कठोर दायित्व के सिद्धांत का अनुमोदन कर दिया, परंतु एक्सचेकर चेंबर ने न्यायाधीश ब्लैकबर्न द्वारा कठोर दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए समय निर्धारित दैवीकृत तथा वादी की स्वयं का दोष इन अपवादों के अतिरिक्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने तीसरा अपवाद निर्धारित करते हुए कहा कि कठोर दायित्व के अंतर्गत दायित्व तभी होगा यदि भूमि स्वामी की खतरनाक वस्तु अपने भूमि का अप्राकृतिक उपयोग अननेचुरल यूज करते हुए लाई हो या संग्रहित की हो। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने लॉर्ड केरिन ने कहा कि यदि प्रतिवादी कोई कार्य करता है तो उसकी भूमि का अप्राकृतिक उपयोग हुआ, जैसे पानी की विशाल मात्रा का अपनी भूमि पर संग्रह करना, तो वह कार्य वह अपनी जोखिम पर करता है तथा ऐसे कार्य में किसी प्रकार की असावधानी होती है तो भूस्वामी का दायित्व कठोर होगा, भले ही वह कार्य सेवक से न कराकर स्वतंत्र ठेकेदार से करवाया हो। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्रेनवर्थ ने भी एक्सचेकर चैम्बर के न्यायाधीश ब्लैकबर्न के निर्णय पर अपनी सहमति व्यक्त की थी तथा कहा, यदि कोई व्यक्ति खतरनाक वस्तु अपनी भूमि पर लाता है या रखता है तथा यह खतरनाक वस्तु यदि भूस्वामी के नियंत्रण में पलायित होकर पड़ोस को नुकसान पहुंचाती है तो उसके लिए भूस्वामी का उत्तरदायी कठोर होता है तथा उसका दायित्व तभी भी होगा यदि असावधानी या अपेक्षा या दोषी न रहा हो या उसको खतरे का ज्ञान भी न रहा हो, अतः प्रतिवादी उत्तरदायी था। यहाँ पे तीसरा केस है ओवरसीज टैंकशिप यूके लिमिटेड वैगन माउंट बनाम मोटर्स डॉक एंड इंजीनियरिंग कंपनी। देख लेते हैं क्या है। प्रस्तुत वाद में क्षति की दुरुस्तता डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज की व्याख्या की गई है। केस एक बार फिर से, ओवरसीज टैंकशिप यूके लिमिटेड वैगन माउंट बनाम मोटर्स डॉक एंड इंजीनियरिंग कंपनी। प्रस्तुत वाद में क्षति की दुरुस्तता डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज की व्याख्या की गई है। कोई भी व्यक्ति अपने अकृत्यपूर्ण कार्य के अनंत परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया सकता है। यदि एक कार्य के अनंत परिणाम संभावित हैं तो यह आवश्यक है कि उस कार्य के करने के वाले व्यक्ति दायित्व का सीमा रेखा कहीं न कहीं खींचना आवश्यक है। क्षति की दुरुस्तता के सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति अपने कार्य के निकटस्थ परिणामों के उत्तरदायी होगा, न कि दूरस्थ परिणामों के लिए। अर्थात विधि में निकटस्थ कारण देखा जाना चाहिए, न कि दूरस्थ कारण देखा जाना चाहिए। इस वाद में प्रिवी काउंसिल ने यह विचार व्यक्त किया कि यदि किसी कार्य का परिणाम ऐसा है जिसका पूर्वानुमान युक्त रूप से एक विवेकशील व्यक्ति लगा सकते हैं तो अपकृतकर्ता उत्तरदायी होगा, अन्यथा नहीं। वाद के तथ्य क्या थे देख लेते हैं। प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ओवरसीज टैंकशिप कंपनी ने एक तेल से चलने वाला जलपोत किराए पर लिया। इस जलपोत का नाम वैगन माउंट था। यह जहाज़ ऑस्ट्रेलिया से सिडनी बंदरगाह पर तेल ले रहा था। सिडनी बंदरगाह में 600 किलोमीटर दूर प्रत्यर्थी वादी का जहाज़ मरम्मत कार्य हेतु एक घाट पर खड़ा था। इस घाट पर जहाज़ के ठहराव तथा मरम्मत का कार्य होता था, अतः वेल्डिंग का कार्य भी होता था। प्रतिवादी वैगन माउंट के सेवकों की उपेक्षा के कारण अत्यधिक मात्रा में तेल का रिसाव हुआ। यह तेल समुद्री तल के पर फैल गया तथा 600 फीट दूरी पर स्थित वादी के जहाज़ घाट तक पहुंच गया। वादी घाट के प्रबंधक ने इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि तेल प्रज्वलनशील नहीं है, वेल्डिंग का कार्य जारी रखने के लिए आदेश दिया। पानी की सतह पर रुई का एक रद्दी टुकड़ा गिर गया था। वादी ने घाट पर वेल्डिंग की एक चिंगारी इस रुई के टुकड़े पर पड़ी, जिससे आग लग गई। इससे वादी की घाट पर स्थित जहाज तथा उपकरणों को काफ़ी क्षति हुई। इसकी क्षतिपूर्ति हेतु वादी ने वाद संस्थगित किया। इस वाद में कारिमल नामक जहाज़ जिसकी घाट पर मरम्मत हो रही थी कि स्वामी ने वैगन माउंट नामक जहाज़ के स्वामी के विरुद्ध वाद संस्कृत किया। इसमें तर्क दिया कि वैगन माउंट के सेवकों की उपेक्षा के कारण तेल का रिसाव हुआ था, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम तेल में आग लगना था।
ऑस्ट्रेलिया के निचले न्यायालय ने क्षति की दुरुस्तता का निर्धारण इनरी पोलेमिस के वाद में प्रतिपादित प्रत्यक्ष परिणाम की कसौटी को सही मानते हुए यह निर्णय दिया कि वैगन माउंट के स्वामी क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी थे। इस निर्णय के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया ने न्यू साउथ वेल्स के उच्च न्यायालय में अपील की। प्रीवी काउंसिल का निर्णय क्या था, देख लेते हैं। प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने न्यू साउथ वेल्स की उच्च न्यायालय तथा ऑस्ट्रेलिया की निचली अदालत के निर्णय को निरस्त कर दिया था। प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि इनरी पोलिस वाद में प्रतिपादित प्रत्यक्ष परिणाम की कसौटी को व्यवहारिक तथा उचित नहीं माना। प्रीवी काउंसिल के अनुसार दायित्व के निर्धारण के लिए उचित कसौटी एक विवेकशील व्यक्ति के कार्य के परिणाम के बारे में युक्तियुक्त पूर्वानुमान भी ही है। प्रीवी काउंसिल के अनुसार यदि एक विवेकशील व्यक्ति अकृत्यपूर्ण कार्य से होने वाली क्षति का पूर्वानुमान नहीं कर सकता तो प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही क्षति प्रतिवादी के उपेक्षापूर्ण कार्य की प्रत्यक्ष परिणाम थी। इस वाद में वैगन माउंट के स्वामी उत्तरदायी नहीं थे क्योंकि कोई भी विवेकशील व्यक्ति प्रश्नगत क्षति का युक्तियुक्त पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था। अतः प्रतिवादी वैगन माउंट के स्वामी उत्तरदायी नहीं थे। अपील अस्वीकृत कर दिया गया। यद्यपि प्रीवी काउंसिल ने निर्णय को इंग्लैंड के न्यायालय के मामले में बाध्य नहीं है, परंतु चूंकि ह्यूजेन बनाम लॉर्ड एडवोकेट 1963 AC 837 में इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने स्पष्ट रूप से प्रीवी काउंसिल के निर्णय को स्वीकार किया, अतः यह इंग्लैंड में भी मान्यता प्राप्त। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा यह वैगन माउंट है, न कि इनरी पोलिस जिसे अधिकारिता प्राप्त है।